हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग्स विदाउट रूल्स के डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। बंधु, इन दिनों इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड वीक में एक ही बार आ पाते हैं और पिछले एपिसोड में मैंने एक असेसमेंट टेस्ट आपके लिए रखा था, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से ही जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं कि उसमें दिए गए क्वेश्चन में मौजूद इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपने लगभग पढ़ रखा होगा। मैंने सारे सेशंस में उसकी चर्चा की होगी। आज हम उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम यहां पर 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करेंगे, उसकी मीनिंग को लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं उसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही इस एपिसोड के अंत में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आज 2 लिंक आपको मिलेगा। एक लिंक मिलेगा आपके ग्रामर, जो अभी तक मैंने टाइम एंड टेंस के सेशन में पढ़ाया है, क्वेश्चन पैटर्न को बदलते हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट या आप कह सकते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये पूछा जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से एसएससी में भी पूछा जाता है। तो ये सीएचएसएल वालों के लिए, सीजीएल वालों के लिए जिनकी मेन एग्जामिनेशन है, जिनका पीटी में हुआ है सिलेक्शन, उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और आप मन लगा करके तैयारी करिए और उम्मीद करता हूं कि आप मेन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करें। तो उसके लिए ये एक पैटर्न है जो कि पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन का एक सेट है जो कि मैंने लगाया है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के एरर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने रखूंगा, उसके लिए दूसरा जो लिंक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक है। 15 क्वेश्चन उसमें हैं जो कि 1999 की 3 परीक्षाओं से लिए गए हैं। एक परीक्षा में 5, दूसरे में 5 और तीसरे के 15 में से 5 लिए गए और अगला 10 अगले दिन आएगा। तो इस तरीके से हर सेशन के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीनशॉट में वो मिल जाएगा क्वेश्चन, आप उसको बनाइए। और ये विशेष करके वैसे बच्चों के लिए है जो आगे आने वाले आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस की प्रोविजनरी ऑफिसर, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर के एग्जाम देने वाले हैं। और जो बच्चे टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं। साथ ही इस सेशन को सबके लिए देखना फायदेमंद इसलिए है क्योंकि मैं जब भी उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के आऊंगा तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि उसका आंसर डी है। मैं उसमें छिपे हुए जो कंसेप्ट है, जो उसकी बात है, उसको भी आपके सामने रखूंगा। सेशन थोड़ा लंबा होगा, बट अगर आप लगे रहते हैं, आप मिलकर के इसको करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो पहले से पढ़ चुके हैं वो भी, उनको तो इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। जो नए बच्चे हैं, जो असक्षम महसूस करते हैं खुद को एरर बनाने में, उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। तो इस एपिसोड के अंत में या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप दोनों को डाउनलोड करें। और ये जो असेसमेंट टेस्ट है वो तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और दूसरा है प्रीवियस ईयर। ये विशेष करके सीनियर बच्चे जरूर बनाएं। आइए अब हम यहां पर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि पिछले असेसमेंट टेस्ट के 11 क्वेश्चंस के आंसर क्या है और कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस इस सेशन में लाए गए हैं। चलिए देखते हैं। आइए अब हम यहां पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले पिछले दिन का इडियम्स एंड फ्रेजेस का वो असेसमेंट टेस्ट, जिसका पहला सवाल और उसमें जो अंडरलाइन किया गया है वो है हाई एंड ड्राई। और हाई एंड ड्राई का मतलब मैंने बताया था एबेंडेंट, मतलब है परित्यक्त, अलग किया हुआ, अलग थलग किया हुआ के सेंस में मैंने बताया था। और यहां जो ऑप्शन है कहता है हिज एरोगेंट बिहेवियर विद अदर्स हैज लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई। तो लेफ्ट हिम आइसोलेटेड, जो ऑप्शन नंबर डी है एक का, क्योंकि टू बी वेरी सिक, टू बी पेनीलेस, टू बी वेरी फेमस, इसमें फेमस, पेनीलेस एंड वेरी सिक का कोई मतलब ही नहीं है संदर्भ में। दैट्स व्हाई पहले का जो आंसर है वो है डी। और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलेगा सेशन 23 में। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें जो 23वां एपिसोड है उसमें ये आपको मिलेगा हाई एंड ड्राई। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी ऑफ द चेयरमैन। अब यहां पर है फेयर एंड स्क्वायर, और मैंने इसको कहा था ऑनेस्ट के सेंस में। फेयर एंड स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है कि हर भुजा बराबर होती है, ये करके मैंने कहा था कि आप ध्यान में इसको रख सकते हो। और इसका यहां पर देखिए कि क्लेवर एंड डिसेटफुल, ये बिल्कुल नहीं होगा। एम्बिगुअस नहीं होगा। रेलेवेंट एंड प्रैक्टिकल, ये भी नहीं होगा। इसका जो बी में है ऑनेस्ट, ये इसका आंसर है। तो दूसरे नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और ये आपको मिलेगा एपिसोड 7 में।
7 में मिलेगा फेयर एंड स्क्वायर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। आई डोंट लाइक हिज हैबिट ऑफ मिंसिंग मैटर्स। मिंसिंग मैटर्स कहने का मतलब है खुले खुले कह देना, मतलब बेझिझक कह देना, ये सेंस मैंने बताया था। तो यहां पर और बेसिकली ये बताया था कि नकारात्मक सेंस में इस्तेमाल होता है। तो टू ब्रैग अबाउट, डिंग हाँकने के सेंस में बिल्कुल नहीं होगा। टू बी टॉकेटिव, ये भी नहीं होगा। शो ऑफ भी नहीं होगा। ए नंबर है। नॉट टू स्पीक प्लेनली, मतलब सीधे साधे तौर से नहीं कहना, आराम से नहीं कहने के सेंस में, खुले एकदम बेझिझक कह देने के सेंस में है। और इसका जो आंसर इसलिए हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का ए, और ये आपको मिलेगा एपिसोड 23 में। चलिए अगला देखा जाए, प्रॉस एंड कॉन्स। ये बड़ा ही आसान है और बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। प्रॉस एंड कॉन्स कहने का मतलब है यूजेस एंड अब्यूजेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप ऐसे कह सकते हैं। यूज एंड अब्यूजेस ये इसमें आएगा, और ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, क्योंकि बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ स्टोरी, लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ अ पर्सन, डाउन एंड डस्क नहीं कह सकते। प्रॉस एंड कॉन्स रिलेटेड टू बेनिफिट एंड लॉस, ये मतलब लाभ और हानि से, यूजेस एंड अब्यूजेस से, अच्छाई और बुराई से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 19 में। चलिए 5वां देखते हैं। आफ्टर डिमाइस ऑफ हिज फादर ही मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ हिज फादर्स मनी। और डक्स एंड ड्रैग्स मैंने कहा था एक गेम की तरह है, बेमतलब का वो जो है मनी खर्च करने, पैसा खर्च करने, लुटाने के सेंस में। यहाँ स्क्वैंडर्ड मनी, ये सबसे बोरोड मनी फ्रॉम अदर्स गलत है, जबकि फादर्स, हिज फादर्स मनी को यहाँ पर जब कह रहा है मेड डक्स एंड ड्रैग्स हिज फादर्स में, तो बोरो करने की जरूरत नहीं है, सेंस पर नहीं आ रहा है। टुक नॉन वेजिटेरियन फूड गलत है। केप्ट बर्ड्स एट हिज प्लेस, ये भी गलत है। तो यहां पर क्या है कि सबसे जो बेहतरीन मीनिंग और उसका सही मीनिंग है सार्थक, वो आपका आ जाता है डी, स्क्वैंडर्ड मनी, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 15 में। अगला सवाल देखते हैं, छठा। कहता है ऑल द अटेम्प्ट्स मेड बाय द पुलिस टू नैप द कल्प्रिट्स अपीयर्ड लाइक अ वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस कहने का मतलब मैंने कहा था निरर्थक प्रयास करने के सेंस में, जो कि यूजलेस हो जाता है कोई भी ऐसा एफर्ट। और यहां पर कह रहा है फुल हार्टेड अटेम्प्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड इजी जॉब, कोई भी मीनिंग यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। और बी में है यूजलेस एफर्ट, और ये आपका जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 5 में। तो 6th का आंसर हो गया बी। 7th में कह रहा है अ हार्ड नट टू क्रैक, और नट का मतलब मैंने बताया था सुपारी से, जिसको कि काफी दुरूह, काफी जो है डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज को अचीव करने में, या कुछ वहां पर कुछ काम को करने में जब डिफिकल्टी आती है, काफी कठिन जब काम होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। और इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है अ डिफिकल्ट वॉक टू डू, ये आपका सही आंसर है, इसलिए 7th का हो जाएगा ए, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 2। काफी शुरू के समय में ही इसको बता दिया था। अब यहां पर सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, ये दोनों मैंने नहीं बताया था। ब्रोक द आइस एंड 6 एंड 7, तो इसकी मैं चर्चा आगे करता हूं। फिलहाल आप इसका जो है आंसर 8 का हो जाएगा डी, एंडेड द साइलेंस, मतलब साइलेंस की समाप्ति। और 9 नंबर जो है 6 एंड 7, उसका है इन डिसअरेंज्ड वे, इन अ डिसअरेंज्ड वे, मतलब है कि तितर बितर, डिसऑर्डर के सेंस में है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं 6 एंड 7 का। तो 9 का हो जाएगा ए, और इसको हम आज के एपिसोड में शामिल किए हैं। इसको डिटेल एक्सप्लेन हम कर देते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन का दे देते हैं आपको। 10वां नंबर कह रहा है ओवर हेड एंड ईयर्स, और मैंने कहा था इसके लिए कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरह से जो है तल्लीन होना, डूब जाने के सेंस में, कंप्लीटली इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो यहां जो सी नंबर है 10th का सी, कंप्लीटली इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका सही आंसर है, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 27 में। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो है आउट एंड आउट, और आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली। इन अ ड्रंकन कंडीशन, टू ड्रिंक वाइन, टू टर्न समवन आउट ऑफ होम, नहीं, गलत है सबके सब। इसका जो बी है कंप्लीटली, ये इसका सही आंसर है, और ये मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 5 में। जाइए आप वहां पर देखिए। इसके अलावा आपको 4 अलग इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछा ही जाता है। एसएससी में तो पूछा ही जाता है, और बैंकिंग में भी पूछा जाता है। एक बार फिर से हम आंसर बता दें आपको। 1 डी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का सी, 5 का डी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का डी, 9 का ए, 10 का सी, और 11 का बी। उम्मीद करता हूं
कि आप में से मैक्सिमम लोगों का जो है आंसर सही हुआ होगा, और आप सब में से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने वो ब्रोक द आइस एंड 6s and 7s उसका भी आंसर आपने सही टिक किया होगा, क्योंकि बहुत बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सेशंस में लेकर के आता हूँ वो सब आपके लिए नया हो, आप पहले से पढ़ नहीं रखें। मैं बस यहाँ पर एक लॉजिकल अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम मेहनत लगे उसको याद रखने में। अब यहाँ पर आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे और ठीक उसी प्रकार से करेंगे, चूंकि एक लंबे गैप के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन आता है। तो चलिए फटाफट पिछले एपिसोड की शेयर करते हैं, देखते हैं पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए थे, क्या मीनिंग था और उसे हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए पांचों इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है होल्ड कोर्ट। इसे हम कहें तो कह सकते हैं टू प्रिसाइड ओवर एडमायरर्स और अटेंडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ऑल द गेस्ट्स हैड गैदर्ड इन द किचन वेयर नैना वाज होल्डिंग कोर्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू कैच अ टार्टर, मतलब है टू फाइट विद अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं व्हाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टार्टर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो यहां जो इसका सेंस आएगा वो आएगा एबिलिटी टू स्पीक वेल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, ही शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ शॉट इन द आर्म। तो यहां जो अ शॉट इन द आर्म है उसका सेंस है खुराक से। इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं समथिंग दैट क्विकली मेक्स अ बैड सिचुएशन मच बेटर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दिस स्कीम विल गिव फार्मर्स अ मच नीडेड शॉट इन द आर्म। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ ब्लाइंड एले। तो कह सकते हैं अ फ्रूटलेस और मिस्टेकन कोर्स ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी मे टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए पांचों इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लिया गया है वो है टू थ्रो मड एट। टू थ्रो मड एट। अब यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, कहीं पर आपको ऐसे भी दिख सकता है, थ्रो की जगह पर हर्ल या फिर स्लिंग। इसका मतलब फेंक कर मारना या फेंकने के सेंस में ही आता है। तो टू थ्रो मड एट, टू स्लिंग मड एट, टू हर्ल मड एट, यहां इसका आप इस्तेमाल देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि थ्रो हो, स्लिंग हो, हर्ल हो, बदलने के लिए ट्विस्ट कर सकता है तो ये आपको दिखेगा। अब यहां पर देखिए कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंकने का बड़ा ही आसान सा मीनिंग आप समझते हैं। कीचड़ उछालना हिंदी में आपने ये सुन रखा है और उसका मतलब है कि किसी के बारे में बुरा कहना, उसकी बदनामी करने के जो है उद्देश्य से उसको इंसल्ट करने या उसका रेपुटेशन खराब करने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं टू से इंसल्टिंग और अनफेयर थिंग्स अबाउट समवन। टू से इंसल्टिंग और अनफेयर थिंग्स अबाउट समवन, मतलब किसी के बारे में जो है इंसल्टिंग और अनफेयर कुछ कहने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू थ्रो मड एट। हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कीचड़ उछालना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सी ऑलवेज थ्रोज मड एट मी फॉर नथिंग। सी ऑलवेज थ्रोज मड एट मी फॉर नथिंग, मतलब वो हमेशा मुझ पर कीचड़ उछालती है और उसकी कोई वजह नहीं होती है। सी ऑलवेज थ्रोज मड एट मी फॉर नथिंग, मतलब है कि बिना किसी वजह के वो हमेशा मुझ पर कीचड़ उछालती है। आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बिलो द बेल्ट। अब बिलो द बेल्ट का देखिए ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अगर आप इसको वहां से जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि बॉक्सिंग में कमर के ऊपर ही हिट करना होता है और जब हम कमर के नीचे वहां हिट करते हैं दैट मीन्स वो अनफेयर और क्रूएल होने के सेंस में होता है। और यहां जो बिलो द बेल्ट है इसका भी सेंस आता है अनफेयर और क्रूएल, मतलब है हिंदी में अगर कहें तो अनुचित होने के सेंस में, यहां अनुचित होने के सेंस में। तो बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट भी इस्तेमाल करते हैं, या बिलो द बेल्ट कहें तो अनफेयर और क्रूएल के सेंस में कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर कमेंट्स हिट बिलो द बेल्ट। हर कमेंट्स हिट बिलो द बेल्ट, मतलब है कि उसका कमेंट अनुचित होता है, उसका कमेंट क्या होता है, अनफेयर होता है, क्रूएल होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। हर कमेंट्स हिट बिलो द बेल्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गेट कोल्ड फीट। अब यहां पर देखिए कि आप गेट को हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, हैव कोल्ड फीट। अब इसका मीनिंग देखिए कि कोल्ड फीट कहने का मतलब पैर के कांपने से और डर में भी जो है वो कंपन होती है, शरीर कांपता है। और एक्चुअली जब ठंड बहुत ज्यादा लगे तो मतलब
जब कांपने वाली स्थिति हो उस समय में पैर बहुत ठंडा होता है। तो गेट कोल्ड फीट कहने का मतलब जो मीनिंग यहां पर निकल करके सामने आता है वो आता है हिम्मत टूट जाने के सेंस में या फिर नर्वस फील करने के सेंस में। जब नर्वस हो जाते हैं, काफी डर जाते हैं, तो उस समय में मतलब कहते हैं ना हाथ पैर ठंडा पड़ जाना, तो ये डर की स्थिति से, नर्वसनेस की स्थिति से भी ऐसा होता है और उसी से ये लिया गया है गेट कोल्ड फीट। अगर हम कहें तो इंग्लिश में कह सकते हैं टू सडनली फील नर्वस अबाउट समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड और एग्रीड टू डू। टू सडनली फील नर्वस अबाउट समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड और एग्रीड टू डू मतलब है किसी भी चीज को अगर आपने प्लान किया है या फिर किसी के साथ रजामंदी जाहिर की है और उसमें आप नर्वस फील कर रहे हैं, तो उस जगह पर मतलब अचानक से नर्वस फील करने के लिए हम कहते हैं गेट कोल्ड फीट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूनम गॉट कोल्ड फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड कॉल ऑफ द वेडिंग। पूनम गॉट कोल्ड फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड कॉल्ड ऑफ द वेडिंग मतलब है कि पूनम अंतिम समय में नर्वस हो गई, उसकी हिम्मत टूट गई और उसने शादी कैंसिल कर दी, रद्द कर दिया। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना। पूनम गॉट कोल्ड फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ब्रेक द आइस। अब देखिए ये ब्रेक द आइस ये कई तरीके से समझा जा सकता है और इसको सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि देखिए समंदर में जो बर्फ जम जाती है तो वो परिवहन के लिए, आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। वहां पर अगर आगे बढ़ना है तो उसे तोड़ना पड़ता है या फिर किसी जगह पर रास्ते पर बर्फ जमी हो और अगर वो आगे बढ़ना है वो बाधित हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप इसको व्यवहारिक तौर पर लेंगे तो अगर दो रिश्तों में, दो लोगों के बीच में अगर आइस है जमा हुआ, दैट मीन्स उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं साई फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं। और ब्रेक द आइस कहने का मतलब है कि हम एक जो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, एक दूसरे से बातचीत करने का, घुलने मिलने का। तो यहां जो सेंस आता है वो कहते हैं हिचकिचाहट खत्म करने के सेंस में आप कह सकते हैं। ब्रेक द आइस कहने का मतलब है कम्युनिकेशन मीडियम क्रिएट करना या कुछ भी ऐसा कर देना जो सहज वातावरण को वहां पर क्रिएट कर दे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक द आइस। तो अगर हम इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल लेस शाय और नर्वस इन सोशल सिचुएशन मतलब है टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल लेस शाय और नर्वस इन सोशल सिचुएशन। मतलब क्या होता है, कभी कभी जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कहीं जाते हैं तो आपको एक अजीब सी घबराहट होती है, एक नर्वसनेस, आप साई फील करते हैं, तो कुछ भी ऐसा कर देना या कह देना ताकि वो नर्वसनेस खत्म हो जाए, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड अ फ्यू जोक्स टू ब्रेक द आइस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड अ फ्यू जोक्स टू ब्रेक द आइस मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक ने कुछ जोक्स कहे, मतलब है कि वो हिचकिचाहट, वो साई, वो नर्वसनेस खत्म करने के लिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड अ फ्यू जोक्स टू ब्रेक द आइस। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है सिक्सेस एंड सेवंस। अब देखिए सिक्सेस एंड सेवन कोई ऑर्डर नहीं है। एक तो सबसे पहले इसे समझिए कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर को दर्शा सकता है और वैसे भी एक पुरानी कहानी है और मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था इसके ओरिजिन को, तो ओरिजिन में कुछ ऐसा है नहीं, बट वहां ये दिखा कि दो व्यापारी के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि हर महीने या सप्ताह उसको जगह चेंज करना पड़ता था, 6th वाले को 7th और 7th वाले को 6th। इससे क्या होता था कि सारी चीजें जो है अस्त व्यस्त हो जाती थी और डिसऑर्डर की स्थिति में आ जाता था, तो उसे आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो 6s एंड 7s का जो मीनिंग निकल करके आता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, अस्त व्यस्तता और क्या कहते हैं असमंजस की स्थिति, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं 6s एंड 7s। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द गवर्नमेंट इज एट 6s and 7s ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट इज एट 6s and 7s ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी मतलब है कि डोमेस्टिक घरेलू सुरक्षा को लेकर के सरकार असमंजस की स्थिति में है। The government is at 6s and 7s over the issue of domestic security। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 idioms and phrases, जिसमें पहला था to throw mud at, दूसरा था break the ice, तीसरा था get cold feet, चौथा था below the belt और आखिरी और पांचवा जो था वो था 6s and 7s। इसके लॉजिकल अप्रोच, मीनिंग और सेंटेंसेस में इसके प्रयोग को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करेंगे।
बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, आपको ये पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में 2 अलग अलग लिंक है। एक लिंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये सीनियर बच्चों के लिए है जो इस बार IBPS PO या फिर RRB के मेन एग्जामिनेशन में इंग्लिश को चुनने वाले हैं। वहां पर एरर स्पॉटिंग के सवाल आते हैं। IBPS क्लर्क के लिए, SBI PO और क्लर्क के लिए तैयारी करते हैं, या वेरियस एग्जामिनेशन जहां पर इंग्लिश की एरर स्पॉटिंग पूछी जाती है। SSC CGL में पूछा जाता है, इसलिए SSC के एस्पायरेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं उसके पीछे रीजन क्या है और उसमें कौन से ग्रामर के तथ्य छिपे हुए हैं जिसकी वजह से वो एक हिस्सा गड़बड़ है, ये सारी चीजों के साथ वहां पर मैं उपस्थित होऊंगा। साथ में जो दूसरा है वो आपका अभी तक जो मैंने टेंस में बताया है उसके क्वेश्चन पैटर्न को बदला है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लीजिए या फिर उसे आप फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लीजिए। इससे रिलेटेड सवाल भी बैंक और SSC दोनों में पूछा जाता है। आप में से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस दोनों को बनाएंगे। अगले दिन से मैं प्रीवियस ईयर के आंसर के साथ तो उपस्थित होऊंगा ही, साथ ही जो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आधार पर दिया है उसका भी सॉल्यूशन लेकर के जल्द ही यहां से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी गेसिंग साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।